ओम गणेशाय नमः। चलिए, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी पे यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर सीडीएस हो या एसएससी ही क्यों ना हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को इकट्ठा करने में ही निकल जाता है। इसी समस्या को देखते हुए दोस्तों, मैं आपके लिए डेली कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सामने लेकर आता हूँ और उनको डिस्कस करता हूँ। इन वीडियोस में मैं ना सिर्फ एमसीक्यूज बल्कि उन एमसीक्यूज का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। दोस्तों मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आए, अच्छा लगे और अगर आज की क्लास से आप अगर कुछ भी सीख कर गए हो, आपको ऐसा लगे कि आज अपन ने कुछ नया चीज़ सीखा है जो कि आपके काम आ सकता है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इसी चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसका नाम है डेली ट्रेंडिंग वीडियोस। तो अगर आप भी रोज़ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो उसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज तारीख है 20 अक्टूबर। मेरा नाम है आदित्य पारीक और YouTube पर आप फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF का लिंक होगा दोस्तों, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन आउट कर दूंगा। और इस क्लास की जो सबसे अच्छी खास बात होती है वो होती है दोस्तों कि आपको क्वेश्चंस ट्यूनिंग के फॉर्मेट में मिलते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मैंने ट्यून को ऐड कर रखा है दोस्तों। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आज का एक बड़ा ही फेमस कोट है जो कि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करता है। अगर यूपीएससी पहाड़ है तो हमें भी दशरथ मांझी बनना है दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही विचार अपने दिमाग में लेके आज की क्लास का आरंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। चलिए, सबसे पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन द न्यूज़ रेफर्स टू अ ग्रेड ऑफ। तो दोस्तों ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रूड ऑयल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बेसिकली दोस्तों क्रूड ऑयल का नाम है। क्रूड ऑयल की क्वालिटी है, एक मेजरमेंट है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। बेसिकली दोस्तों दो तरह के क्रूड ऑयल होते हैं, एक होता है वेस्ट टेक्सास क्रूड ऑयल, एक होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो ज़्यादातर यूके एक्सपोर्ट करता है और जो वेस्ट टेक्सास ऑयल है दोस्तों वो ज़्यादातर यूएसए
इसको एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप दोनों के दोनों ऑयल्स की क्वालिटीज़ देख पा रहे हैं। यहाँ पर वेस्ट टेक्सास ऑयल की क्वालिटीज़ है और यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की क्वालिटीज़ लिखी गई है। लाइक दोस्तों, वेस्ट टेक्सास ऑयल जो है वो यूएसए से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो बेसिकली आपका नॉर्थ सी से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों। जो वेस्ट टेक्सास ऑयल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है और वेरी स्वीट होता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी दोस्तों लाइट होता है और स्वीट होता है। दोनों की एपीआई ग्रेविटी आप देख सकते हैं, सल्फ़र कंटेंट आप देख सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल में दोस्तों सल्फ़र कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपको पता रहना चाहिए कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है। अभी जब रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा था, वॉर चल रही थी इनकी, तो दोस्तों ये वेस्ट टेक्सास ऑयल बहुत ज़्यादा चर्चा में था। आप इसको ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं कि टेक्सास बेसिकली एक स्टेट है यूएसए के अंदर, तो वहीं से ही इसका नाम पड़ा है वेस्ट टेक्सास ऑयल। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप कुछ नया चीज़ सीखे होंगे इस क्वेश्चन से। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर करिए दोस्तों। अगला सवाल, ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु हैज़ बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। तो हाल ही में ही दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ऑल इंडिया कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बेसिकली मल्लिकार्जुन खड़गे जी और ये है शशि थरूर। शशि थरूर दोस्तों वही व्यक्ति है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अपोजिट खड़े हुए थे लेकिन हार गए। यहाँ पर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट्स 2022, खड़गे विंस। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है अब कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों जो कोई एक व्यक्ति जो कि गांधी परिवार से नहीं है वो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स अपन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि ये आपका जीएस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1885 के अंदर ए.ओ. ह्यूम जी के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम बेसिकली एक सिविल सर्वेंट थे जो कि आप बनना चाहते हो। आप भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेम उसी तरीके से ए.ओ. ह्यूम जी भी थे सिविल सर्वेंट। उन्होंने ही दोस्तों 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया। दोस्तों ये जो वर्ड है कांग्रेस, ये अपन ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे दोस्तों व्योमचंद्र बैनर्जी, या जिनको अपन शॉर्ट फॉर्म में WC बैनर्जी के नाम से भी जानते हैं। सो आपको पता रहना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई 1885 के अंदर ए.ओ. ह्यूम जी के द्वारा। सबसे पहले प्रेसिडेंट थे व्योमचंद्र बैनर्जी एंड हाल ही में ही नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज़ एंडोसल्फान। तो दोस्तों एंडोसल्फान क्या है, बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एंडोसल्फान बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड का नाम है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंडोसल्फान इज़ एन इंसेक्टिसाइड। आप एक्सप्लेनेशन देखिए, एंडोसल्फान इज़ एन ऑर्गेनोक्लोरिनिक इंसेक्टिसाइड विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1950s। एंडोसल्फान दोस्तों सबसे पहली बार 1950s के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और इस एंडोसल्फान का ही एक और नाम है दैट इज़ थियोडन। ये दोस्तों वो इंसेक्टिसाइड है जिसको अपन क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं लाइक कॉटन, कैश्यू, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको, ताकि जो पेस्ट है, जो कीट है लाइक वाइट फ्लाइज, बीटल्स, वॉर्म्स, ये सब बेसिकली उनको नहीं खाए। तो दोस्तों हाल ही में ही 2017 के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर केरला की गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये जो एंडोसल्फान का जो स्प्रे हो रहा है इसको रोका जाए क्योंकि इस एंडोसल्फान की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल भी देख सकते हैं, एंडोसल्फान द स्प्रे ऑफ डेथ।
तो एंडोसल्फान एक तरह का इंसेक्टिसाइड है और इसका ही दोस्तों यूज़ करने की वजह से बहुत सारे लोगों की केरला स्टेट के अंदर डेथ हो चुकी है। इसी की ही वजह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म बैन कर दिया था, इस इंसेक्टिसाइड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चे की फ़ोटो है और इसका क्या हाल हुआ है दोस्तों एंडोसल्फान की वजह से। इस एंडोसल्फान के मैं अगर आपको कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊं तो पहला तो यह है दोस्तों मेल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। दूसरा यह है दोस्तों इसकी वजह से अनीमिया की कमी हो जाती है। तीसरा नुकसान यह है कि आपका जो फर्टिलिटी लेवल है, जो आपका जो स्पर्म काउंट का लेवल होता है, वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ इस स्लाइड को आप बड़े ही अच्छे से देखिएगा दोस्तों। इस स्लाइड के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। एंडोसल्फान क्या है? तो इट इज़ अ वाइडली बैंड पेस्टिसाइड। सबसे पहले तो ये समझिए कि बैंड पेस्टिसाइड्स है विद हजार्डस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन जेनेटिक एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो आपका जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है ये, और आपके जेनेटिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूज टेम्परेरी बैन ऑन प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड सेल ऑफ एंडोसल्फान। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था, एक तरीके से टेम्परेरी बैन लगा दिया था कि कोई भी एंडोसल्फान को स्टोर नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा और इसका प्रोडक्शन भी नहीं करेगा। फाइनली दोस्तों 2011 के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल कंसेंसस रीच्ड ऑन एडिंग एंडोसल्फान टू लिस्ट ऑफ बैंड सब्सटेंसेस, यानी कि 2011 के अंदर फाइनली इस एंडोसल्फान को बैन कर दिया गया था। फिर एक डिज़ास्टर हुआ था दोस्तों जिसका नाम है कसारगोड डिज़ास्टर। कसारगोड बेसिकली एक जगह है केरला के अंदर, और यहीं पर ही दोस्तों बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी इस एंडोसल्फान स्प्रे की वजह से। आप इसके यूजेस भी देख सकते हैं। आप इसके कसारगोड डिज़ास्टर के मैंने आपको बता दिया एंडोसल्फान क्या है। फिर अपन ने बात करी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों बैन किया था। सो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच नेशन लॉन्च्ड लाइफ मूवमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इंडिया। अपने भारत देश ने ही लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी देख सकते हैं, पीएम मोदी टू लॉन्च लाइफ मूवमेंट ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और यहाँ पर आप दोस्तों पीआईबी का आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं। पीएम मोदी टू लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ मूवमेंट ऑन 5 जून। 5 जून को दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने 2021 5 जून को इस लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया था। दोस्तों ये जो लाइफ मूवमेंट है इसको बेसिकली 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी COP26 ग्लासगो 2021 में, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि अपन अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन करें, ना कि अपन माइंडलेस और वेस्टफुल कंजप्शन करें। कहने का मतलब है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उनका रिसोर्सेज आप एक बेटर वे में करें। उन रिसोर्सेज को आप जो है प्रिजर्व करने के बारे में सोचें, उन रिसोर्सेज का आप जो है सस्टेनेबल वे के अंदर यूज़ करें दोस्तों। ये इस लाइफ मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब क्या गवर्नमेंट के और भी इनिशिएटिव्स हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो जी बिल्कुल है। पहला है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कुछ दोस्तों इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं एनवायरनमेंट को और अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आपको ध्यान रहना चाहिए कि लाइफ मूवमेंट को COP26 की मीटिंग के अंदर लॉन्च किया था और अपने भारत देश ने ही लॉन्च किया था। आई होप कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच सिटी होस्टेड 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट। तो हाल ही में ही दोस्तों 22वां संस्करण हुआ है वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का, और ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए दुबई के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं
22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट बिगिंस इन दुबई। अब दोस्तों जब दुबई की बात आ रही है और अपन दुबई का मैप ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको सऊदी अरेबिया मिल जाएगा और यहाँ आप जब देख पा रहे हैं ये है दोस्तों यूएई, और यूएई के अंदर ये जो शहर है ये है दुबई। दुबई के बारे में दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रहना चाहिए। दुबई के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है पाम जुमेरा आइलैंड। वो पूरा दोस्तों आर्टिफिशियल आइलैंड है। सेकंड फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि दुबई जो है अपने इंडियन फिल्म स्टार्स जो होते हैं इनको गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करता है। लाइक हाल ही में ही शाहरुख खान को और संजय दत्त साहब को जो है गोल्डन वीज़ा मिला है। इस गोल्डन वीज़ा मिलने के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपसे 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ स्टेडफास्ट नून। बेसिकली दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्टेडफास्ट नून जो है वो एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज का नाम है, और ये जो न्यूक्लियर एक्सरसाइज है स्टेडफास्ट नून, ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज दोस्तों नाटो कंडक्ट करता है। ध्यान रखिएगा 2 फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट, स्टेडफास्ट नून एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज है। सेकेंड फैक्ट, इसको कौन सी एजेंसी या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो दैट इज़ नाटो। कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है नाटो स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज एंड न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन इन यूरोप। तो इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज़ कंडक्टेड बाय नाटो। नाटो के बारे में कुछ जानकारी अगर मैं आपको दूं तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक दोस्तों मिलिट्री अलाइंस है, और इसी नाटो का अपन जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या वॉशिंगटन ट्रीटी के बाद ही इस्टेब्लिश हुआ था नाटो। अप्रैल 1949 के अंदर नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था। आप सबको पता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और इसी कोल्ड वॉर के दौरान ही यूएसए ने बेसिकली नाटो का गठन किया और यूएसएसआर ने जो है वॉर्सो पैक्ट बनाया। तो नाटो के अंदर दोस्तों करंटली 30 देश है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स के बेल्जियम के अंदर है। एंड नाटो की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, और स्टेडफास्ट नून क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, और ये दोस्तों आज का स्टार क्वेश्चन है। मेरी क्लास में स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। क्वेश्चन ये बोल रहा है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों हाल ही में ही भारती दास को CAG यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की पोजीशन पर नियुक्त किया गया। यहाँ पर आप PIB की हेडलाइन भी देख सकते हैं, मिसेस भारती दास टेक्स चार्ज एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों अगर मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूँ CAG के बारे में, तो CAG जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। एंड इस CAG का मेन काम है दोस्तों अकाउंटिंग से रिलेटेड इसका मेन वर्क आता है। इट इज़ अ प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये रिस्पॉन्सिबल है एक मेंटेनिंग अ टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर मैं आसान से शब्दों के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो CAG की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन का मेन काम है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क है दोस्तों, वो सारा का सारा CAG संभालता है या संभालती है। फंक्शंस आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम टेन्योर होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का वो होता है दोस्तों 3 सालों का। यानी कि अगर आप CAG के पोस्ट पर हैं और अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको रिटायर होना पड़ेगा। फंक्शंस आप देख सकते हैं, द ऑफिस ऑफ CGA प्रिपेयर्स मंथली और एनुअल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बोरोइंग्स एंड वेरियस फिस्कल इंडिकेटर्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। दोस्तों जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके जो भी महीने के और साल के खर्चे हो रहे हैं, इनकम आ रही है, बोरो किया जा रहा है, इन सब चीज़ों की जो अकाउंटिंग का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, वही दोस्तों CAG देखता है। सो ध्यान रखिएगा, हाल ही में ही भारती दास जी को CAG अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल, और ये क्वेश्चन आपका UPSC के स्पोर्ट्स सिलेबस से आप लिंक इसको कर सकते हैं। रिसेंटली हु वॉन बैलोन डी ओर 2022 अवार्ड। तो हाल ही में ही दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करीम बेंजेमा।
करीम बेंजेमा जी को हाल ही में ही बैलोन डी और प्राइज़ दिया गया है। ये जो दोस्तों बैलोन डी और प्राइज़ है बेसिकली फ़ुटबॉल के अंदर दिया जाता है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो बैलोन डी और या जिसको अपन गोल्डन बॉल अवार्ड भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा बार जिस व्यक्ति को, जिस फुटबॉलर को मिला है उनका नाम है मेसी, लियोनल मेसी। यहाँ आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों करीम बेंजेमा जी। इन्होंने ही हाल ही में ही बैलोन डी और अवार्ड जीता है। अब दोस्तों ये तो सब बात हो गई मेल कैटेगरी के अंदर। क्या फीमेल कैटेगरी के अंदर भी अवार्ड मिला है 2022 का? जी बिल्कुल। फीमेल कैटेगरी के अंदर दोस्तों एलेक्सिया प्यूटेलस जी को बैलोन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो ध्यान रखिएगा 2022 का मेंस कैटेगरी के अंदर बैलोन डी और अवार्ड करीम जी को मिला है और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर बैलोन डी और एलेक्सिया जी को मिला है। फिर हो सकता है दोस्तों यूपीएससी आपसे ये पूछ ले कि बैलोन डी और जो अवार्ड है वो किस स्पोर्ट से संबंध रखता है, तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं। हु वॉज डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस बेसिकली एक डॉक्टर थे जिनका हाल ही में ही निधन हो गया। आप सबने ORS का तो नाम सुना ही होगा। तो दोस्तों आप सबने ORS का तो नाम सुना ही होगा। इसी ORS का ही जो इन्वेंशन किया था वो किया था दोस्तों डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस जी ने। तो डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस एक डॉक्टर थे और इन्होंने ORS का इन्वेंशन किया था और इनका हाल ही में ही इंतकाल हो चुका है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस द पायोनियर ऑफ ORS थेरेपी पासेस अवे। यहाँ पर आप दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी रीड आउट कर सकते हैं। डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस passes away, how he came up with ORS which revolutionized diarrhea treatment। आप सबको पता है आप जब छोटे थे तो पेट दर्द की समस्या या फिर कह लीजिए कि डायरिया सबको हो जाता था, पेट सही से साफ़ नहीं रहता था। उस वक्त अपनी मम्मी जो होती थी अपने को ORS दिया करती थी। ORS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसी ORS को जो खोजा था दोस्तों वो खोजा था डॉक्टर दिलीप जी ने और ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। सो आज की क्लास में अपन ने इनके बारे में जाना, अपन ने स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज के बारे में जाना, अपन ने एक क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर लिया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वेस्ट टेक्सास बेसिकली क्या है, और भी बहुत सारे अपन ने बैलोन डी और अवार्ड के बारे में भी जाना। सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। जाने से पहले अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी चैनल के ऊपर आपको एक और प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम होगा डेली ट्रेंडिंग वीडियोस नाम की। उस प्लेलिस्ट को भी देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि उस प्लेलिस्ट के ऊपर मैं रोज़ ट्रेंडिंग टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ। सो आज के अगर सेशन से, आज की क्लास से आप अगर कुछ नया सीख कर गए हैं, कुछ ऐसा सीख कर गए हैं जो कि आपको पहले नहीं मालूम था, या कुछ प्रोडक्टिव अगर आपने सीखा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बेसिकली मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ जाए। थैंक यू।